तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडोनेशिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और प्रैक्टिस सेट नंबर 15। दोस्तों टोटल हम 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? दोस्तों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सेकंड नंबर सवाल देखिए। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, मंदिर बनाने की जो कला का जो विकास हुआ था सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? याद रखिएगा, ये गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 3 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। याद रखिएगा कि यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अगला सवाल दोस्तों, 3 नंबर सवाल 4 देखिएगा। 4 नंबर सवाल देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों याद रखिएगा, ये 322 ईसा पूर्व तक बैठा था। 322 से लेकर याद रखिएगा 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर बैठे थे। याद रखिएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जो आए थे मेगास्थनीज आया था। दोस्तों याद रखिएगा, कब से कब तक रहा था? वो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। कौन दोस्तों? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? दोस्तों ये अर्थव वेद में कहा गया। किस वेद में? अर्थव वेद में कहा गया परीक्षित को कुरुओं का राजा। अगर बात करते हैं वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद दोस्तों। ठीक है, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं दोस्तों? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है, वेद अगर बात करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। ठीक है, याद कीजिएगा। अर्थववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद है दोस्तों अर्थववेद। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं सामवेद में किसका उल्लेख किया गया? सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, गद और पद जो दोनों का उल्लेख किया गया यजुर्वेद में किया गया। याद रखिएगा। तो किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? अर्थववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चल अगला सवाल देखेंगे। 6 देखिएगा दोस्तों। 6 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दोस्तों याद रखिएगा, किसे किए थे? तो इब्न बतूता को। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 7 है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इधर आपका विभाग है, इधर आपका शासक है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि दीवान खैरात विभाग का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों। सही है। दीवान ए अर्ज का स्थापना बलबन ने किया था, ये भी सही है। दीवान ए कोही का जो स्थापना ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कि दीवान ए मुस्तखराज का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी दीवान ए मुस्तखराज की जो स्थापना ये अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? दोस्तों ये कब किए थे? 1562 में। ठीक है, 1562 में अकबर ने स्वयं को हरम दल से मुक्त कर दिए थे। याद रखिएगा, अकबर ने किस वर्ष? तो 1562 में स्वयं को हरम दल से मुक्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला आपके सामने 9 नंबर सवाल। 9 है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? दोस्तों याद रखिएगा, तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखिएगा, तो क्या कह रहा है? 10 है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में राजकीय जो कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में दोस्तों याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, हड़प की नीति किसकी है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात करते हैं तो
लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। याद रखिए सबसे पहले किस पे कब्जा किए थे दोस्तों, तो सतारा को हड़प लिए थे, ठीक है। सतारा को हड़प लिए थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद 1856 में अवध को भी दोस्तों याद रखिएगा, अवध को हड़प लिए थे कौन, 1856 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प की नीति के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, बंगाल विभाजन को तो 1911 में रद्द किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भूमि जो विद्रोह है ये किस राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों झारखंड से, ठीक है, याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, वो दोस्तों झारखंड। झारखंड का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। इसलिए उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं बिहार का स्थापना, तो 22 मार्च 1912, ठीक है, याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को किसका स्थापना हुआ था दोस्तों, तो बिहार का स्थापना हुआ। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, जल दिवस, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपके सामने 13 नंबर सवाल देखिए। 13 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है दोस्तों, किसने कहे थे, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे, याद रखिएगा। कि किसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे कि कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे राजनीतिक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों, राष्ट्रीय गान लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत जन गण मन, राष्ट्रीय गान वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं लिखे थे, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखे थे दोस्तों। अगर बात करते हैं, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, और बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस क्या है दोस्तों, कांग्रेस जो है ये लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है दोस्तों कांग्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। ये कांग्रेस जो शब्द है दोस्तों, ये लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है कांग्रेस, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 14 है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, कब किया गया था, ये 1920 में किया गया था, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिसने जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर कमेटी, ठीक है। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कब की थी, प्रकाशित कब की थी, ये 1920 में किया था। कब किया था, 1920, ठीक है, याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी प्रस्तुत कब किया गया था, 1920 में, ठीक है दोस्तों। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 1924 की, अगर बात करते हैं बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन भाग लिए थे बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था दोस्तों। अगर बात करते हैं, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे 1919 में क्या क्या हुआ, मॉन्टेग्यू जम्सफोर्ड सुधार एक्ट दोस्तों 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच ये भी 1919, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये आपका है दोस्तों सर सैयद अहमद खां। कौन है, सर सैयद अहमद खां जो है ये भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपके सामने 17 नंबर सवाल। 17 है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा काली मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। और सबसे ज्यादा कपास की खेती किस राज्य में होती है, तो गुजरात में होती है दोस्तों, महाराष्ट्र में होती है सबसे ज्यादा कपास की खेती। अगर बात करते हैं कि
कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है काली मिट्टी में, ठीक है। सबसे ज्यादा मिट्टी भारत में कौन से पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 18 नंबर सवाल देखिए। 18 है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है दोस्तों, कौन जोड़ती है, तो डंकन पास जोड़ती है, याद रखिएगा कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है डंकन पास, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ती है, डंकन पास जोड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 19 नंबर सवाल। 19 है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी एवं नंगा जो पर्वत है ये हिमाद्री हिमालय का भाग है, किस हिमालय का, हिमाद्री हिमालय का भाग है दोस्तों नंदा देवी एवं नंगा पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिए। 20 आपके सामने क्या कह रहा है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्य, 4 राज्यों के साथ लगती है दोस्तों, ठीक है। चलिए म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपी ताव, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 21 नंबर सवाल है दोस्तों कि कराकुम रेगिस्तान स्थित है, याद रखिए कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा कि कराकुम जो रेगिस्तान है ये कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने 22 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ओनेगा झील दोस्तों रूस में स्थित है, लाडोगा झील दोस्तों रूस में स्थित है, और बैकाल झील, ठीक है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ये भी तीनों जो दोस्तों कहाँ स्थित है, तीनों ये रूस में स्थित है। अगर बात करते हैं विनीपेग झील दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा विनीपेग झील, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कहाँ से थे, कनाडा में, ठीक है, विनीपेग झील कहाँ से दोस्तों, कनाडा। तो ये जो है कहाँ से थे, कनाडा में, रूस में नहीं है बल्कि कनाडा में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है दोस्तों, अगर बात करिए 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पलाऊ, ठीक है। पलाऊ क्या है, ये भू आवेशित देश नहीं है पलाऊ, 23 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 24 नंबर सवाल देखिए। 24 क्या कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों केरल में स्थित है, ठीक है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, केरल में। अगला देखेंगे 25 नंबर सवाल। 25 है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल है। 26 है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है दोस्तों, ठीक है। ये जो रेखी समिति का संबंध है ये अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है, अप्रत्यक्ष कर से है दोस्तों, ठीक है। अगला है आपके सामने 27 देखिएगा। 27 क्या कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत माला परियोजना। ये जो है 2015 में नहीं शुरू किया गया है बल्कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू किया गया है। सागर माला परियोजना 2015 में शुरू किया गया दोस्तों। सुकन्या समृद्धि जो योजना है ये भी 2015 में शुरू किया गया है। भारत माला परियोजना 2015 में शुरू नहीं किया गया है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 नंबर। देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने 28 देखिएगा। 28 है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। अगर बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक दोस्तों, यह दोस्तों अगर बात करते हैं 1956 से लेकर 1956 से लेकर, याद रखिएगा 1956 से लेकर 1961 तक है दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगर बात करते हैं, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, याद रखिएगा 1961 से लेकर 1966 तक दोस्तों। ये क्या है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है दोस्तों। ये है क्या, तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 29 नंबर सवाल देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र, यानी शिक्षा जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है शिक्षा, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे कहता है रिजर्व रेपो दर। यानी आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है, रिजर्व रेपो दर। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 31 नंबर सवाल देखिए। 31 है कि संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है, किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान किस अनुसूची में, तो संविधान के 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपके सामने 32 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ देखते हैं, तो प्रस्तावना में देखते हैं, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 क्या कह रहा है आपके सामने, 33 है दोस्तों कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस मौलिक अधिकार का जो लक्ष्य है वो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। तो याद रखिएगा किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है, तो समानता का जो अधिकार है ये सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 क्या कह रहा है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। 34 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978, ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 35 है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, ये थे जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों, याद रखिएगा, ये किया गया था जून 2005 में, ठीक है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, जून 2005। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। याद रखिए कौन करता है दोस्तों, ये पंचायत सचिव करता है दोस्तों, ठीक है, यानी बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पंचायत सचिव करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बात करेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही है परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, यानी 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई, तो 1949 में, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी को जो राजभाषा के रूप में मान्यता दी गया है ये 1949 में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 40 नंबर सवाल देखिएगा कि पंचायती राज किस सूची का विषय है दोस्तों। तो पंचायती राज जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए देखिए, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये जो तीनों सूची है इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है, याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे
41 नंबर सवाल देखिएगा, 41 है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ये क्या है दोस्तों? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 42 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है? 42 है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 43 नंबर सवाल देखिएगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों, ठीक है। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये जैव सुरक्षा समझौते से, याद रखिएगा कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये जैव सुरक्षा समझौते से है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सुंदरवन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 45 नंबर सवाल। 45 देखिएगा दोस्तों, 45 है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा कि वन जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये 1972 में पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 46 नंबर सवाल। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नेचर क्योर। ये जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि विसर्जन, द कोड डांसर और द गार्डनर, ये जो तीनों है आपका दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और नेचर क्योर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 क्या कह रहा है, ठीक है। 47 है दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कब किया गया था? 1937 में किया गया था, ठीक है। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष? तो 1937 में, ठीक है, याद रखिएगा 1937 में पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था महात्मा गांधी को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 48 नंबर सवाल देखिए कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। कहाँ स्थित है? वियना, ठीक है। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? वियना। अगर बात करें दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है दोस्तों। WTO, WHO और ILO, ठीक है, ये तीनों का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगर बात करते हैं, ठीक है, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNO तो यह स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर 49 है दोस्तों कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? याद रखिएगा ये कौन सा है दोस्तों? ये है लूना 9, ठीक है। यानी चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा तो किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा, ठीक है। रत्नागिरी जो मठ है ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में, ठीक है। चलिए अगला आपके सामने 51 नंबर सवाल देखिएगा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? ये जो होता है आपका ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित होता है, ठीक है। अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। याद रखिएगा CH3COOH जो है ये क्या है दोस्तों? एक दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम, ठीक है। बल्कि कार्बन क्या दोस्तों? क्लोरोफिल का घटक है। मैग्नीशियम भी है और हाइड्रोजन भी है। कैल्शियम क्या है? ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने 54 नंबर सवाल देखिएगा कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो कार्नेटाइट जो है ये दोस्तों यूरेनियम का है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है दोस्तों, ये दोस्तों सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है दोस्तों, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर कथन सत्य कौन सा है दोस्तों? यानी कि 1, 2, 3 तीनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3 सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला देखेंगे दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 56 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 56 है कि किसी विलियन में विलेन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, याद रखिएगा, कहलाता है विलियन की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है विलियन की सांद्रता, ठीक है। अगला देखेंगे 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, ठीक है। यानी कि लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को, ठीक है। लकड़ी के अल्कोहल के रूप में मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 है कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राशन क्रिया द्वारा, ठीक है। यानी कि पौधे के मूल या फिर जड़ द्वारा जल का जो अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो प्राशन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर सवाल देखिएगा। 59 है कि निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिए कौन करते हैं, ये करता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कौन सा लवक, तो क्रोमो जो प्लास्ट है ये फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 60 है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। याद रखिए कौन सा नहीं है, तो वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या दोस्तों, ये फ्लोएम का भाग नहीं है, वाहिकाएं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 61 नंबर सवाल देखिएगा। क्या कह रहा है 61 नंबर सवाल सबके सामने कि जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा किस संघ जंतु का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकाई नोड मेटा। याद रखिएगा कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति की किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, इकाई नोड मेटा संघ के लक्षण है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा अगला देखेंगे आपके सामने 62 नंबर है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं दोस्तों, कौन करता है, याद रखिएगा ये करता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है दोस्तों, तो ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगला देखेंगे 63 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों मलेरिया। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मलेरिया जो है ये संक्रामक रोग के उदाहरण है, मलेरिया, ठीक है। मधुमेह रोग दोस्तों याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने, 64 है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। याद रखिए ये पाई जाती है 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। मेहसाना और जो सुरती जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है ये दोस्तों ऑक्सिन, ठीक है। यानी जो वृद्धि हो रहा है पौधा उसको नियंत्रित करता है कौन, ऑक्सिन। और पौधों को वृद्धि मेन रूप से कौन करता है दोस्तों, जिब्रेलिन, ठीक है। याद रखिएगा जिब्रेलिन क्या करता है, पौधों को वृद्धि करने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन, और पौधों को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वह दोस्तों ऑक्सिन, ठीक है। याद रखिएगा अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर देखिए। 66 है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ये होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका स्मॉल जी इसका मान मेन रूप से वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा एक होता है दोस्तों कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67, ठीक है। याद रखिएगा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। याद रखिए पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है दोस्तों कैपिटल जी का मान, और स्मॉल जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 67 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई। याद रखिएगा ये किया गया दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा। फोटोन जो कण है ये खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने क्या कर रहा है। और 68 नंबर सवाल देखिएगा 68 की जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अपरिवर्तित रहता है, बल्कि चाल और तरंगदैर्घ्य क्या रहता है दोस्तों, ये परिवर्तित रहता है। आवृत्ति नहीं बदलती है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने
69 नंबर है, देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, बोरोन, ठीक है। यानी नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग, तो बोरोन का जो प्रयोग है ये नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, आपके सामने 70 नंबर सवाल देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कौन सा सदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या दोस्तों, 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य। क्या है दोस्तों, ये सदिश राशि नहीं है बल्कि क्या है, अदिश राशि है। त्वरण क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। बल क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। बल्कि कार्य है अदिश राशि, ठीक है। 71 का देखिएगा कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। यानी किस मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 72 देखिएगा कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो चुना गया है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 73 सवाल देखिएगा कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए कहाँ किया गया है, IIT खड़गपुर में किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, IIT खड़गपुर। अगला देखेंगे 74 नंबर देखिएगा, चौथा है दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ये भी सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर दोस्तों, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी, तीनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिए। 75 क्या कर रहा है, 75 है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्र। किसके साथ, मिस्र के साथ। यानी भारतीय सेना ने किस देश के साथ, तो भारतीय सेना ने मिस्र के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 76 नंबर सवाल है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, ये किया गया दोस्तों इंदौर में, ठीक है, याद रखिएगा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है, इंदौर में किया गया दोस्तों। बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था दोस्तों। अगर बात करते हैं कि 9 जनवरी 1800 याद रखिएगा दोस्तों 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 गए थे, याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों, ये इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया है, इंदौर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने दोस्तों, 77 नंबर सवाल है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। ये कहाँ किया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये किया गया है स्पेन में, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों, मैड्रिड, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी राजधानी बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, फ्रांस का पेरिस। तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है ये किस देश में, तो स्पेन में आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है, स्पेन में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 78 नंबर सवाल देखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, याद रखिए दोस्तों इसमें बिहार का स्थान अंतिम है दोस्तों, ये क्या है, असत्य है। बात करेंगे कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है दोस्तों, ये सही है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बिहार का अंतिम स्थान नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 79 नंबर सवाल देखेंगे कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। तो चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 80 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, 80 नंबर सवाल है कि बिहार जातीय आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा।
तो बिहार जाति जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना है दोस्तों, कितना है? इतना, याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि 13 करोड़, ठीक है, 13,07,25,310, 13,07,25,310 जनसंख्या है दोस्तों कुल बिहार का। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 81 नंबर सवाल देखिएगा कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, याद देखिए कौन है दोस्तों, यह सुधा मूर्ति। याद रखिएगा कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। अगला सवाल देखेंगे 82 नंबर सवाल देखिएगा कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया दोस्तों, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता दोस्तों, गलत है। अर्जेंटीना जो है यही दोस्तों क्या है? असत्य पूछ रहा है। क्या दोस्तों? असत्य पूछ रहा है। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब नहीं जीता बल्कि तीसरी बार जीता है। कै बार जो तो तीसरी बार जीता है। ठीक है, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया दोस्तों, यही सही है। यानी कि ए, बी और डी जो है सही है बल्कि सी गलत है। ठीक है, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, देखिए दोस्तों 83 नंबर सवाल कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया दोस्तों? किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा ये किया गया न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु जो ये स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 85 देखिएगा कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस को। ठीक है, यानी न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है क्रिस हिपकिंस को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 86 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता दोस्तों? ठीक है, याद रखिए किसने जीता है? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। ठीक है, प्रित्जर जो पुरस्कार है 2023 किसने जीता है? डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 87 नंबर सवाल देखिएगा। 87 है कि भारतीय सेना के किस टैंक में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया दोस्तों? 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, यानी भारतीय सेना के किस टैंक में? तो भारतीय सेना की अहमदाबाद टैंक में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके सामने 88 देखिएगा। 88 है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों? इधर क्या है दोस्तों? उत्सव है, इधर राज्य है दोस्तों। बात करेंगे कि त्रिशूरपुरम उत्सव दोस्तों तमिलनाडु, ये क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, त्रिशूरपुरम जो उत्सव है दोस्तों ये कहाँ का है? ये दोस्तों केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, याद रखिएगा त्रिशूरपुरम उत्सव केरल का है दोस्तों। खारची उत्सव दोस्तों मणिपुर का दोस्तों, ये गलत है, याद रखिएगा। खारची जो उत्सव है ये कहाँ का है दोस्तों? ये दोस्तों त्रिपुरा का है। ठीक है, याद रखिएगा खारची उत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा। अगर बात करेंगे अगला तोरग्या उत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों ये सही है। क्या दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सही सुमेलित है। अगर बात करेंगे कि परशुराम कुंड उत्सव छत्तीसगढ़ दोस्तों, ये गलत है, याद रखिएगा। परशुराम कुंड जो उत्सव है दोस्तों ये कहाँ का है? ये एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ का दोस्तों? केरल का है। खारची उत्सव त्रिपुरा का और तोरग्या उत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का और परशुराम कुंड उत्सव अरुणाचल प्रदेश का। यानी कि सही इसमें कौन है दोस्तों? तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर सवाल देखिएगा। 89 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य, ठीक है, कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है? यह 2023 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यानी कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य है कब तक रखा है? 2023 तक। अगला देखेंगे आपके सामने 90 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 90 है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है आपका कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ये है देबाशीष पांडा। ठीक है, देबाशीष पांडा। यानी कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा आपके सामने विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो क्लोज द
केयर गैप, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया था दोस्तों? 4 फरवरी को, याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अगर फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं, 4 फरवरी को क्या विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। 13 फरवरी को याद रखिएगा दोस्तों, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अगर बात करते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, याद रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, ठीक है। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? क्लोज द केयर गैप, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्री जा अकुला का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा जो अकुला का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल देखिएगा, 93 आपके सामने क्या कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा ये जो किया जाएगा ये कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा, ठीक है। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2023 का जो आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, जापान की मुद्रा येन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली का रोम, और रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी किनारे स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, कितना लगाया गया है? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इतना करोड़ रुपया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कितना करोड़? इतना करोड़ रुपया, यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का जो अनुमान है कितना लगाया गया है? इतना करोड़ रुपया, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,06,885 करोड़ रुपया लगाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 95 दोस्तों, देखिएगा 95 नंबर सवाल कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा ये है सिंगापुर, ठीक है, मॉरिशस और यूएई। यानी आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। अगला दोस्तों आपके सामने 96 नंबर सवाल देखिएगा, मैथ का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों 96 नंबर सवाल का, ठीक है। इसका हम आंसर बताते हैं आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा 180 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 180, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 97 का जो देखिएगा दोस्तों, ठीक है, 97 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 98 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा? 16, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे 99 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 99 का बी हो जाएगा 238 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल दोस्तों, ठीक है, देखिएगा 100 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 का आंसर हो जाएगा ए 6 तथा 8, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों सेट नंबर 15 देखने वाले दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, अगर आप चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एडुडेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिएगा, आज का सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर सवाल है कि DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया दोस्तों, ठीक है। याद रखिए किसके द्वारा? तो सिंगापुर, यानी कि DSSAR मिशन के तहत किस देश के? तो सिंगापुर देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया दोस्तों, ठीक है। याद रखिए किस द्वारा? सिंगापुर। अगर बात करते हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था दोस्तों। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा सोमनाथ, ठीक है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 3 नंबर सवाल देखिएगा।
3 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा कौन बने हैं, तो शाहरुख खान बने हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, आईसीसी का स्थापना हुआ दोस्तों 1909 में, याद रखिएगा 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आईसीसी का मुख्यालय जो स्थित है दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, दुबई दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि जल संचरण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य अग्रणी है, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जल संचरण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र जो है ये राज्य क्या है दोस्तों, अग्रणी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, याद रखिए किसे घोषित किया गया है, तो पंचगनी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो पंचगनी को घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 6 नंबर सवाल देखिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर सुमन बेरी है। कौन है दोस्तों, डॉक्टर सुमन बेरी, ये वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का स्थापना है दोस्तों, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया है दोस्तों, नीति आयोग। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया है, नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। जो वर्तमान इसके जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर सुमन बेरी है और जिसके जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री है दोस्तों, यानी कि नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल। 7 है कि जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात के बीच। यानी जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच, तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोलिया राजधानी क्या होता है दोस्तों, मंगोलिया राजधानी उलान बटोर होता है, याद रखिएगा। उलान बटोर मंगोलिया का राजधानी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होता है दोस्तों, अबू धाबी। क्या होता है, अबू धाबी। मालदीव के माले, सऊदी अरब का क्या होता है दोस्तों, रियाद, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों, ये दोस्तों 161, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान है वो क्या है दोस्तों, 161 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल। 9 है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। यानी वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया है दोस्तों, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 अप्रैल को दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 मार्च को दोस्तों, याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 है जलवायु परिवर्तन को लेकर COP 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ किया गया, स्कॉटलैंड में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर COP का फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP 26 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, यह स्कॉटलैंड में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 आपके सामने है कि भारत के नए संसद भवन में पवित्र संगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये होता आ रहा है चोल साम्राज्य से, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत के नए संसद भवन में पवित्र संगोल की स्थापना की गई दोस्तों, इसका जो इस्तेमाल है किस साम्राज्य से होता आ रहा है, तो चोल साम्राज्य से होता आ रहा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, विजयालय ने किया था, याद रखिएगा। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे 322 ईसा पूर्व में, और गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किए थे। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं आपके सामने 12 नंबर सवाल देखिए। 12 है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी
दिनोव, इसका संबंध किस देश से है दोस्तों? ठीक है, याद रखिए किस देश से है ये दोस्तों? बुल्गारिया, याद रखिएगा। यानी मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के जो विजेता हैं जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, इसका संबंध किस देश से है? ये दोस्तों बुल्गारिया से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर सवाल देखिए। 13 सवाल कह रहा है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? ठीक है, याद रखिए कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया? याद रखिएगा कौन सी योजना? ये दोस्तों आपका लखपति दीदी योजना। अगर बात करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना जारी किया गया है, तो लखपति दीदी योजना जारी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिएगा कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला देखेंगे 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 आपके सामने कह रहा है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? क्या देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये आपका है दोस्तों सी ऑप्शन नंबर नीरजा चौधरी। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 आपके सामने है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 18 देखिएगा दोस्तों, क्या कर 18 नंबर सवाल देखिएगा कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी ईबीसी गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? याद रखिए दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15,000 छात्रों को, यानी कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी ईबीसी गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को, कितने? तो 15,000 छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 आपके सामने है कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया दोस्तों? किसने किया है? तो ग्रीस ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि किस देश के राष्ट्रपति ने? तो ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, ग्रीस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 20 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है दोस्तों? याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजानिया। ठीक है, यानी कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ? तो तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया। अगर बात करें तंजानिया की राजधानी क्या होता है? डोडोमा। याद रखिएगा तंजानिया की राजधानी होता है डोडोमा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी होता है दोस्तों, केप टाउन, ठीक है, ब्लेम फाउंटेन और प्रिटोरिया। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 21 नंबर सवाल देखिएगा। 21 सवाल क्या कह रहा है? 21 है कि विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देशों में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है दोस्तों? याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगर बात करेंगे विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में? तो बांग्लादेश में, ठीक है, अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा विश्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 22 नंबर सवाल देखिए। 22 कह रहा है आपके सामने कि हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? भागीदार देश कौन है दोस्तों? यह कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ये है यूएसए। ठीक है, यानी हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? यूएसए है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 23 नंबर सवाल देखिए। 23 कह रहा है कि हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो याद रखिएगा दोस्तों कौन है? ये HDFC। याद रखिएगा हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ? तो एप्पल कंपनी जो है ये HDFC के साथ, ठीक है, साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट
कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? HDFC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। चलिए अगला देते हैं 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 का रहा है आपके सामने कि सीपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है दोस्तों? याद रखिएगा, ये आपका है चौथा स्थान पर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सैन्य खर्च यानी सैनिक के ऊपर खर्च करने के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 25 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में सफल रहा? ठीक है, ये किसने भेजा था दोस्तों? रूस, याद रखिएगा। यानी किस देश द्वारा? तो रूस के द्वारा जो भेजा गया चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में सफल रहा, असफल रहा दोस्तों। क्या रहा? असफल। तो ये किसका है? तो किसने भेजा था? ये रूस ने भेजा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला है दोस्तों आपके सामने 26 देखिएगा। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की सतह यानी भूपट्टी में सब उपस्थित तत्व किस क्रम में है? याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। 26 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 27 देखिएगा। 27 सवाल है दोस्तों आपके सामने। 27 नंबर है कि निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं वेसुवियस दोस्तों, ये इटली में स्थित है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर दोस्तों, ये भी सही है। किलिमंजारो जापान दोस्तों, ये क्या है? गलत है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि किलिमंजारो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तंजानिया में। कहाँ स्थित है? तंजानिया, याद रखिएगा। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया। तंजानिया राजधानी अभी बताया था डोडोमा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों फ्यूजियामा में क्या है दोस्तों? तंजानिया दोस्तों, तंजानिया में ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। और 3 नंबर भी गलत है और 4 भी गलत है, यानी कि 1, 2 क्या दोस्तों? सही है। अगर बात करते हैं कि ये जो है फुजियामा में दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये स्थित है जापान। कहाँ स्थित है? ये जो है जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान। तो याद रखिएगा केवल 1, 2 सही है, बल्कि 3 और 4 दोस्तों गलत है। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। फुजिमा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जापान में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तंजानिया राजधानी क्या होता है? डोडोमा, ठीक है। तो केवल 27 का ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है। वेसुवियस जो है ये इटली में स्थित है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपवर्तन क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों गॉर्ज। अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण, तो जो गॉर्ज का जो निर्माण है नदी की अपवर्तन क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 आपके सामने है कि ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ये जो स्थित है ये स्थित है कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट स्लेव झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 है आपके सामने कि सिमसा हिमावती भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? ये दोस्तों कावेरी का, याद रखिएगा। यानी सिमसा हिमावती भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी का है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितना दोस्तों? 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। अगर बात करते हैं कि महानदी की लंबाई कितना है? 854 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। क्या है? लगभग, ठीक है, याद कर लीजिए लगभग है। अगर बात करते हैं लगभग में दोस्तों कितना? 854 किलोमीटर, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध, याद रखिएगा। कहाँ से नदी निकलती है? गोदावरी नदी। तो ये नासिक के त्रिम्बकम के पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं अगला 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 आपके सामने कह रहा है कि कार्मेथोमियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? ठीक है, ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की जो अल्पाइन प्रजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर सवाल देखिए। 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? ठीक है, तो याद रखिए जो स्थित है दोस्तों फिलीपीन प्लेट। अगर बात करते हैं कि कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, तो फिलीपीन प्लेट जो है एशिया एवं प्रशांत महासागर की प्लेट के बीच स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है। 33 है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, याद रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भूभाग पर
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 34 नंबर सवाल। देखिएगा 34 है कि भारत में मृदा अपवर्तन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? ये जो किया गया दोस्तों ये 1953 में किया गया, 1953 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में मृदा अपवर्तन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल। देखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये है दोस्तों आपका केरल, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? वो दोस्तों केरल, ठीक है। सबसे कम है दोस्तों बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक क्या दोस्तों साक्षरता वाला राज्य? केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा दोस्तों? वो है दोस्तों बिहार, ठीक है। अगला 36 नंबर सवाल देखिए कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं 37 नंबर सवाल देखिएगा कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने किया था दोस्तों? ये किया आपका, अगर बात करते हैं 37 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए राजा शिव प्रसाद और अहमद खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों सही है, यानी इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राजा प्रसाद भी थे और क्या थे? अहमद खां, यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ये राजा शिव प्रसाद भी किए थे और कौन किए थे? अहमद खां भी किए थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्लस सी दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 38 नंबर सवाल देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों स्वामी सहजानंद के द्वारा, ठीक है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 है कि आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी दोस्तों? याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आजाद हिंद फौज। अगर बात करते हैं कि आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? आजाद हिंद फौज, ठीक है। अगला से देखिए 40 देखिएगा 40 के निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगर बात करते हैं कि किस गवर्नर ने, तो वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था, याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 आपके सामने क्या कह रहा है? 41 है कि दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? याद रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1611 ईस्वी में, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? 1611 ईस्वी में, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों आपके सामने 42 देखिएगा। 42 है कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई 1857 को, ठीक है। यानी 1857 क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं 43 नंबर देखिए कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का संबंध किस वंश से है दोस्तों? याद रखिएगा ये आपका है शुंग वंश। अगर बात करते हैं कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का जो संबंध है किस वंश से है? तो शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं कि गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिएगा। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी? ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ठीक है। ये क्या है? यानी एकता व्यवस्था की नहीं थी, कौन सा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था, बल्कि यह बात करेंगे कि यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ये सही है दोस्तों। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये सही है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? ये सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान खाते में जाता था दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? एकता की नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं
45 देखिएगा कि भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में, ठीक है। भक्ति संस्कृति की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, तो 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुई थी भक्ति संस्कृति की शुरुआत, ठीक है, याद रखिएगा 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला देखते हैं आपके सामने 46 नंबर देखिएगा, 46 है कि निम्न में से कौन सा स्थल घरघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए बनावली। अगर बात करते हैं कि कौन सा स्थल घरघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली में स्थित है। बनावली कहाँ है दोस्तों, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ है, हरियाणा में बनावली है। लोथल कहाँ है दोस्तों, लोथल गुजरात में है। लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल क्या है दोस्तों, बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, तो राखलदास मुनर्जी ने किए थे 1922 में, याद रखिएगा कब किए थे, 1922 में। कि सबसे बड़ा स्नान कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखें दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 47 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऋग्वेद में। अगर बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। आपको पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल, ठीक है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है दोस्तों। कौन कौन सा, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ठीक है, याद रखिएगा। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थवेद। अर्थवेद में ही जादू टोना का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया दोस्तों, और यजुर्वेद में गद पद दोनों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 48 देखिएगा। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों कोल्हापुर। अगर बात करते हैं कि कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, कोल्हापुर, यानी 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोल्हापुर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 49 देखिएगा आपके सामने। 49 है कि दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। अगर बात करते हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों, सबसे प्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुआ, सबसे प्रथम हिंदू कॉलेज का हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 50 देखिएगा दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, याद रखिए पारित किया गया था 1856 में, ठीक है। हिंदू विधवा पुनः विवाह जो है ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1856 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल देखिए। 51 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने 51 है कि दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा है। अगर बात करते हैं 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंगुल, ठीक है, यानी दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो ये हंगुल के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आपके सामने। अगला है 52 नंबर सवाल देखिए। 52 है कि सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था, याद रखिएगा। तो सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को जो पारित किया गया था ये कब किया गया था, ये किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 2002 में पारित किया गया था, ठीक है। तो सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है पारित किया गया था 2002 में। अगला देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 है कि निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कल्प वृक्ष के नाम से नारियल को जाना जाता है। अगर बात करते हैं किस वृक्ष को, तो नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 है कि नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि नीलापट पक्षी विहार कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 55 नंबर सवाल देखिएगा कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1974 में किया गया था, ठीक है। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 1974 में किया गया था। अगला सवाल देखेंगे 56 देखिएगा कि पंचायतों की शक्तियों तथा उदार दायित्व की अनुसूची में वर्णित है, ठीक है, याद रखिएगा किस अनुसूची में वर्णित है, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वीं अनुसूची, यानी कि पंचायतों की शक्तियों तथा उदार दायित्व किस सूची में वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। 9वीं में क्या है दोस्तों, भूमि सुधार, ठीक है। 12वीं में क्या है दोस्तों, नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका। चलिए अगला देते हैं 57 नंबर सवाल देखिएगा कि मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी सूची, तो राज्य सूची, याद रखिएगा। यानी मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई
किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, ये तीनों का जो उल्लेख है दोस्तों किस सूची में है? ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र ही कानून बनाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य सूची में सिर्फ राज्य ही कानून बनाता है। संवर्धित सूची में राज्य और केंद्र जो है दोनों मिलकर कानून बनाता है संवर्धित सूची में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देते हैं आपके सामने 58 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 58 नंबर सवाल कहा है आपके सामने, फजल आली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो 58 का ऑप्शन याद रखिएगा 3। ठीक है, यानी फजल अली की अध्यक्षता में कितने? तो 3 जो है सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, यानी 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 59 नंबर सवाल देखिए। 59 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 73। अगर बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 73 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 60 नंबर सवाल देखिए। 60 है कि राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है दोस्तों? ठीक है, ये करता है ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त आयोग। अगर बात ये राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, संसद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, अगर बात नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगर बात करते हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें राष्ट्रपति है दोस्तों। कहाँ के रहने वाली है? ओडिशा के मयूरभंज जिले के रहने वाले दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी महिला है। कौन सी आदिवासी दोस्तों? संथाल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा 61 नंबर सवाल। 61 आपके सामने है कि मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? याद रखिएगा, मैथिली जो है दोस्तों अगर बात करते हैं बिहार का है, और डोगरी जो दोस्तों ये कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। तो मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ये दिया गया दोस्तों अगर बात करते हैं 2003 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2003। ठीक है, तो मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 2003। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। अगला आपके सामने दोस्तों 62 नंबर सवाल देखिए। 62 कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, इधर समिति है दोस्तों, इधर क्या है? गठित वर्ष है। अगर बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के दोस्तों अगर बात करते हैं, ये दोस्तों आपका सही है। ठीक है, अशोक मेहता समिति दोस्तों 1977 दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 में हुआ था। संथानम समिति का स्थापना 1962 में हुआ था दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन जीवी के राव समिति का स्थापना 1986 में दोस्तों गलत है, ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 को हुआ था। क्या? तो जीवी के राव समिति का जो स्थापना ये 1985 में हुआ था, ना कि 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, तो जीवी के राव समिति का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 63 नंबर सवाल देखिएगा। 63 कह रहा है किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 64 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में विधि अधिकारी निम्न से कौन नहीं आते हैं? ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानून मंत्री। याद रखिएगा कि भारत में विधि अधिकारी निम्न से कौन नहीं आते हैं? कानून मंत्री। ठीक है, चलिए महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 65 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 65 क्या कह रहा है? ठीक है, 65 सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 65 नंबर सवाल है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 66 नंबर सवाल है। 66 क्या कह रहा है कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी?
ठीक है, ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928 से 1933। तो रूस में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? 1928 से 1933 की जो है रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान किया गया था 1928-1933। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 67 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, तो 67 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M1। याद रखिए M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है, M1 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपके सामने दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों 68 कि किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, उसे कहते हैं IPO। यानी किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? IPO कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 69 देखिएगा। 69 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? तो अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपके सामने 70 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में से कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्लापुरम जो है ये भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है जो मल्लापुरम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 71 नंबर सवाल देखिएगा। 71 क्या कह रहा है दोस्तों? ठीक है, 71 है कि प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, याद रखिएगा ये जो किया गया है ये स्पेन में किया गया है। ठीक है, तो प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 72 नंबर सवाल देखिएगा कि व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1991 में। ठीक है, यानी व्यास सम्मान की जो शुरुआत है किस वर्ष की गई थी? 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत किया गया था 1991। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 73 है कि विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है दोस्तों? ठीक है, ये आपका है आर्थर एस। याद रखिएगा कि विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम श्वेत व्यक्ति कौन है? आर्थर एस है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 73 का। चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर सवाल लिखिएगा। 74 है कि रावण वध पुस्तक के लेखक में से कौन है दोस्तों? याद रखिएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वत्स भट्टी। याद रखिएगा कि रावण वध पुस्तक के लेखक कौन है? वत्स भट्टी। अगला देखिए आपके सामने 75 है कि भेदभाव मत के प्रवर्तन निम्न से कौन है? यानी 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है, यानी भेदवाद मत के प्रवर्तन निम्न से कौन है? भास्कराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75 का। अगला देखिएगा 76 नंबर सवाल। 76 आपके सामने कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, याद रखिएगा, यानी आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए? तो मेथेन के उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिए मेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4। मेथेन को गोबर गैस, मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा आपके सामने 77 नंबर सवाल देखिएगा कि प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण है दोस्तों? ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी उपापचय। याद रखिएगा उपापचय, यानी प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? ये दोस्तों उपापचय के है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का। अगला देखिएगा 78 नंबर सवाल देखिएगा कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। ठीक है, ये निर्भर करता है दोस्तों पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। ठीक है, यानी किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का। अगला देखिएगा आपके सामने 79 नंबर सवाल है दोस्तों। 79 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? याद रखिएगा अगर बात करते हैं 79 का तो क्या दोस्तों रेखीय विस्थापन क्या है? ये सदिश राशि है दोस्तों, ये भी कोणीय वेग भी सदिश राशि है। विद्युत धारा दोस्तों सदिश राशि नहीं है बल्कि क्या है? अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता क्या है दोस्तों? ये भी सदिश राशि है, यानी 1, 2, 4 जो है सदिश राशि है और विद्युत धारा क्या है दोस्तों? ये अदिश राशि है। याद रखिएगा विद्युत धारा का समात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 क्या है दोस्तों? ये सदिश राशि है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा तो 1, 2, 4 यानी 1, 2, 4 जो है क्या है? ये सदिश राशि है बल्कि
विद्युत धारा क्या है दोस्तों, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल लिखिएगा। 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, तो 80 नंबर क्या हो जाएगा, 80 का ये हो जाएगा एक्स किरणें। एक्स किरणें खोज किसने किया था, तो रॉन्टजेन ने किया था, याद रखिएगा। एक्स किरणें खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने किया था। तो कौन सी तरंग, तो एस किरणें जो है ये प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा आपके सामने 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 है, देखिए 81 क्या कह रहा है, 81 है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, अगर बात करते हैं विद्युत शक्ति क्या होगा दोस्तों, तो 4 गुनी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, क्या होगा, विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। यानी एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 82 नंबर सवाल। देखिए अगर बात करते हैं 82 नंबर सवाल का, कि प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो बात करते हैं कि प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, ये भी सही है। प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती है दोस्तों, ये गलत है, याद रखिएगा। यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोस्तों सही है, बल्कि 3 क्या है, गलत है। प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1, 2 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 83 नंबर सवाल। देखिए 83 आपके सामने कह रहा है कि किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ये सही है दोस्तों। ऑक्सीजन का ह्रास हो दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, ये भी गलत है दोस्तों। हाइड्रोजन की ह्रास हुआ हो, ये क्या है दोस्तों, सही है। यानी 1, 4 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, पदार्थ का उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की ह्रास होगा, यानी कि 1, 4 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 4 क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपके सामने 84 नंबर सवाल। देखिए 84 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है दोस्तों। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय रस। याद रखिएगा, यानी कौन सा एक उच्चतम मात्रा में, तो अमाशय रस जो है ये हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, यानी 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 85 नंबर सवाल। देखिएगा 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोरोन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा धातु, तो बोरोन जो है ये ठोस अवस्था में मिलता है। कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं निष्क्रिय गैस कितने दोस्तों, हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, Kr, रेडॉन। ठीक है, और एक है दोस्तों जेनॉन, Xe। टोटल 6 निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा आपके सामने 86 नंबर सवाल। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संचारित होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहा। लोहा क्या है दोस्तों, ये शीघ्र संचारित होता है। ये लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है दोस्तों, याद रखिएगा। परमाणु संख्या 26 होता है, ये क्या होता है दोस्तों, शीघ्र संचारित है। जिंक का Zn होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 30 होता है। अगर बात है Ag का क्या होता है संकेत, चांदी का और Ag होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का Al होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 13 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आपके सामने 87 नंबर सवाल। देखिएगा कि आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से कौन से सही है दोस्तों। याद रखिएगा आयनिक यौगिक के बारे में निम्न से कौन सा सही है। 87 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों कि इनमें से उसका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है दोस्तों। अगर बात करते हैं 87 का, अगर बात करते हैं दोस्तों, गलत है। ठीक है, उसका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है दोस्तों, ये भी गलत है। वे सामान्यतः मिट्टी की में तेल में घुलसे हैं दोस्तों, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही है दोस्तों। ठीक है, पूछा इनमें से क्या सही है, यानी कोई भी सही नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 88 नंबर सवाल। देखिए 88 है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं गैंग। ठीक है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अगला देखिएगा आपके सामने 89 नंबर सवाल। देखिए 89 सवाल क्या कह रहा है, 89 है कि निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक। याद रखिए कवक क्या है दोस्तों, ये बहुकोशिकीय जीव है, कवक। याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों आपके सामने 90 नंबर सवाल। देखिए
ठीक है। 90 देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय का हो जाएगा, याद रखिएगा अग्नाशय का आपका हो जाएगा दोस्तों ग्लूकागॉन, यानी कि ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अवटु ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन, यानी कि बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अधिवृक्क, तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिवृक्क का हो जाएगा कॉर्टिसोल, और वृक्क का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विटामिन डी। इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 91 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है 91 आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का के मुख्य अवशोषक अंग है दोस्तों। ठीक है, कौन है, याद रखिएगा ये आपका है ऑप्शन सी, जड़ और पत्ती। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो जड़ और पत्ती जो ये पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है, यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, 92 नंबर सवाल देखिएगा। 92 है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। तो 92 का ऑप्शन नंबर, अगर बात करते हैं ब्राहदल दोस्तों सही है, पखुंडी दोस्तों सही है, पुंकेसर क्या दोस्तों, ये भी सही है, मूलांकुर ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, यानी पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर, यानी 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 93 नंबर सवाल देखिएगा। 93 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, खनिजों का अवशोषण, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी क्या है दोस्तों, ये पादप गतिविधियां तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है, सभी ऑप्शन नंबर डी 93 का। अगला देते हैं दोस्तों 94 नंबर सवाल देखिए। 94 आपको देखिएगा कि एम्फीसाइमा, ठीक है, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, यानी 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो एम्फीसाइमा जो है ये किसे प्रभावित करता है, फेफड़ा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 का। अगला देखिए 95 नंबर सवाल देखिएगा। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोमन संपुट। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा शारीरिक अंग, तो बोमन संपुट जो है श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 95 का बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 96 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है 96 आपके साथ दोस्तों मैथ का सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ का सवाल, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको मिलान कर लीजिएगा, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा आपके सामने 97 नंबर जो सवाल है आपके साथ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 मिनट 40 सेकंड, क्या हो जाएगा, 16 मिनट 40 सेकंड। 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इसको भी आप लोग बना के सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 97 का जो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 98 का, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी 1/770, 1/770 दोस्तों, यानी कि 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 में जो सवाल दोस्तों आपके सामने 99 का जो आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, 30 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 30। और आज का लास्ट सवाल दोस्तों 100 नंबर सवाल देखिएगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 100 का, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों 6 घंटे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल 200 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।